हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए एक और मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले की मैराथन क्लास में हमने 2014 एमएड एंट्रेंस 2000 में पूछे गए हिंदी के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और आज की इस मैराथन क्लास में हम 2015 के एमएड एंट्रेंस में पूछे गए हिंदी के सभी 50 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एमएड एंट्रेंस हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से जाकर आप डिटेल में क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि ये आपका रिवीजन चल रहा है और आपका एग्जाम होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को कम कर दिया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर बढ़ा दिया है। यानी कि पेपर में पूछे गए सभी 50 प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैराथन क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी को चेक करें और अपने एग्ज़ाम से पहले जितने भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं हमने, उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो चलिए, हिंदी की दूसरी मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। यानी कि पेपर 2015 में पूछे गए एमएड एंट्रेंस के हिंदी के 50 प्रश्नों को अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने हिंदी भाषा के खंड पर। तो हिंदी के आपके यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। तो देशज विशेषज इस तरह का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है एक पेपर में। तो देशज शब्द बताना है प्रार्थना, खेत, अग्नि या फिर लोटा। तो देखिए, प्रार्थना तो यहाँ पर आपका कैसा है, तत्सम शब्द है। खेत आपका तद्भव है, क्योंकि खेत का जो तत्सम है वो आपका क्षेत्र होता है। अग्नि आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है और लोटा जो है वो आपका यहाँ पर देशज शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोटा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागतम, तो स्वागतम का पहले अगर हम यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए क्या बनता है। तो सु प्लस आगतम, तो ये बनता है आपका स्वागतम का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर किस किस का मेल हो रहा है, यहाँ पर उ प्लस आ का मेल हुआ है और बना है हमारा क्या, वे बना है। और देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक पहचान बताई थी कि जहाँ पर भी आपको वे या ये दिखाई दे और उसके साथ जुड़ा हुआ एक आधा वर्ण दिखाई दे तो समझ लेना वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। 99% केसेस में ऐसा होगा। तो स्वागतम में आपकी यण संधि है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमको लिखा हुआ दिखता है मृग, और मृग का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, हिरन होता है। ठीक है, लेकिन ये खाली मृग नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो मृगेंद्र के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों, वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं आपके शेर यानी कि सिंह, सिंह में आप शेर भी कह सकते हैं, गजराज भी कह सकते हैं, सॉरी गजराज नहीं कह सकते। शेर के अलावा मृगराज, गजराज तो हाथी को कहते हैं, मृगराज। ठीक है, देखिए मृग जिसमें भी आ रहा है समझ लेना, मृग के साथ अगर कुछ जुड़ के आ रहा है तो समझ लेना वो शेर का पर्यायवाची है। उसके अलावा आप महावीर कह सकते हैं, और जो इसमें पूछा है वो है आपका शार्दुल। तो शार्दुल का मतलब होता है आपका मृगेंद्र यानी शेर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूजन आपको अब हो जाएगा, इसलिए क्लियर करना जरूरी है। तो हिरन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं वो भी अब यहाँ पर जान लेते हैं। तो हिरन का सिर्फ मृग अगर लिखा होगा तो वो आपका हिरन का होगा। उसके अलावा अगर सारंग लिखा हुआ आपको कहीं दिखता है तो वो आपका हिरन का होगा। और उसके अलावा संभर जो है, संभर भी आपका हिरन का पर्यायवाची होता है। और जंगली सांभर भी आपका हिरन का ही पर्यायवाची होता है। उसके अलावा अगर कुरंगम या कुरंग लिखा आता है तो वो भी आपका हिरन का ही पर्यायवाची होता है। तो देखिए, कुरंग यहाँ पर लिखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अही जो ये आपको दिख रहा है, ये किसका पर्यायवाची है, तो अही होता है आपका सांप का पर्यायवाची। सांप या सर्प आप कह सकते हैं। उसके अलावा भुजंग कह सकते हैं, नग कह सकते हैं, फणी कह सकते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, और मैंने आपको उन कवियों के नाम भी बताए थे जिन्होंने ब्रज भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है और अपनी जो रचनाएँ हैं वो सारी ब्रज भाषा में ही दी हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, राजभाषा होगा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो ब्रज भाषा जो है दोस्तों वो आपकी
सबसे ज़्यादा यूज़ होती है काव्य भाषा में। तो इसको मैंने आपको बताया था कि काव्य भाषा किस किस कवि की रही है, तो सूरदास हो गए आपके, उसके अलावा रहीम, रसखान और आपके घनानंद, बिहारी, केशव, ये जितने भी आपके बड़े बड़े कवि रहे हैं, इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। और इन्होंने, आप जानते ही हैं कि इन्होंने दोहे, बहुत सारे दोहे कहे हैं और वो सब आपकी काव्य की भाषा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तालव्य व्यंजन है। देखिए ये मैंने पिछली वीडियो में, जो पहली मैराथन है, फर्स्ट मैराथन, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें और पहले मैराथन नंबर 1 को देख लें। मैराथन नंबर 1 को अगर आप देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि जो पहली मैराथन का क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ऐसा ही एक प्रश्न आया था जिसमें मैंने आपको पूरा वर्ण विचार वहाँ पर पढ़ा दिया था। वर्ण विचार या ध्वनि विचार, मैंने पूरी जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी थी कि कौन से वर्ग में कितने आपके व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं और कितने वर्ण कहाँ पर आते हैं, कौन सा वर्ण की जो ध्वनि है वो कहाँ से बोली जाती है, कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर पूछा है तालव्य, यानी वो व्यंजन जो आपके तालु से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कच्च तप। तो क वर्ग जो होता है वो आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है। च वर्ग जो है वो आपका तालु से बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए च वर्ग कौन सा है, च छ ज झन है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ट वर्ग में जो आते हैं आपके ट ठ ड ढ, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, ये आपका मूर्धा से बोला जाता है। और उसके बाद आपका जो त वर्ग है, त त धन है, ये आपका दांत से बोला जाता है, दंत। और प वर्ग जो है वो आपका ओष्ठ से बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप अगर याद रखेंगे, यानी पिछली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो देखिए जब मैंने आपको डिटेल वाली वीडियोस कराई थी, जो आपको कहाँ मिलेंगी, एम.एड एंट्रेंस हिंदी की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उसमें मैंने सारे रस और उनके स्थायी भाव और ये रसराज भी आपको बताया था। तो रसराज जो है वो आपका कौन सा रस होता है दोस्तों, हास्य रस होता है, श्रृंगार रस होता है, शांत रस होता है या फिर वीर रस। तो किसको आपका रसराज कहा जाता है, तो वो है आपका श्रृंगार रस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसी ही है जैसे उसकी माता जी, यह किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर बेमेल वाक्य। तो वाक्य और उसके प्रकार मैंने आपको जो डिटेल में वीडियो बना रखी है उनमें करा रखी है। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे 50 प्रश्न इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने हैं और हर प्रश्न की अगर डिटेल में जाएंगे तो ये फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वाक्य के प्रकार मैंने आपको बताए थे, संयुक्त, सरल और मिश्र होते हैं। सरल वाक्य तो आपका सिंपल होता है कि जैसे वह जा रहा है, मैं आ रहा हूँ, वह खा रहा है, वह पानी पी रहा है, ये आपके सरल वाक्य हैं। उसके अलावा जो आपके मिश्र और संयुक्त वाक्य हैं उनकी क्या पहचान होती है, तो पहले मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर दे दूँ कि वह बिल्कुल ऐसी ही है जैसी उसकी माता जी। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं जैसी, वैसी, यदि, तो, अगर, मगर, कुछ इस तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं में वैसे, जैसे, यदि, तो, यद्यपि, ताकि, जहाँ, तहाँ, जितना, उतना, इस तरह के शब्द जो एक साथ आते हैं तो वो आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और जहाँ पर बात आती है आपकी संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य में आपके 2 सरल वाक्य अगर आपके आ जाते हैं, 2 सरल वाक्य को और, तथा, अथवा, किंतु, इसलिए, इनसे अगर जोड़ दिया जाता है तो वो आपका क्या है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, तो बहुत परिश्रम किया एक सरल वाक्य है, फिर परंतु आया, फिर सफलता नहीं मिली, ये भी आपका क्या है, सरल वाक्य है। तो 2 अलग अलग सरल वाक्यों को एक शब्द से जोड़ दिया गया तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्रित में आपके इस तरह के कनेक्टेड वर्ड्स आते हैं तो ये आपकी पहचान होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो स्थावर बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो स्थावर का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। स्थावर का मतलब होता है जो स्थित रहता है, जो चलता नहीं है, और ये आपका संपत्ति से रिलेटेड होता है, ठीक है, संपत्ति से रिलेटेड होता है। संपत्ति मतलब जैसे आपका मकान हुआ, मकान क्या है, स्थित रहता है, तो स्थित रहता है, या फिर आपका कोई प्लॉट है या ज़मीन है, वो आपकी जो संपत्ति आपकी स्थिर रहती है वो स्थावर है। और जो संपत्ति आपकी चलती रहती है, यानी जैसे आपके सोना चांदी हो गया,
पैसा हो गया, तो ये आपकी जंगम में आती है। जंगम संपत्ति जो कहते होती है जो आपकी चलती रहती है, और जो संपत्ति आपकी स्थित रहती है, स्थिर रहती है, वो आपकी स्थावर कहलाती है। तो स्थावर का विलोम यहाँ पर आपका जंगम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप फटाफट दे देंगे यदि आपने पहली मैराथन का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको अगर आप देख लेंगे। तो मैंने आपको 4 मिश्रित मतलब जो वर्ण है वो बताए थे, अक्षय, तृज्ञ और शिर, ये किस किस के योग से बने हैं ये भी वहाँ पर आपको बता दिए हैं। यहाँ पर अक्षय पूछा है तो ये है आपका ऑप्शन बी, आधा के और ये आपका षटकोण वाले शय से मिलकर बना होता है। अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? छंद मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो छंद जो होते हैं अर्धसम्मात्रिक छंद इसने पूछा है। तो देखिए जो आपके मात्रिक छंद होते हैं वो आपके 3 प्रकार करते हैं, सम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो सम्मात्रिक छंद होते हैं उसमें आपका क्या आता है? चौपाई आता है, उसमें आपका रोला आता है, उसमें आपका गीतिका आता है और हरि गीतिका आता है। ये किसमें आता है? आपका सम्मात्रिक। और जब बात आती है अर्धसम्मात्रिक छंद की तो उसमें आपका दोहा आता है, दोहा के अलावा सोरठा आता है, बरवे आता है और उल्लाला आता है। तो यहाँ पर देखिए अर्धसम्मात्रिक पूछा है तो दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। तो दोहा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर दिख रहा है, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो देखिए आपका ये चौपाई है ये भी आपका किस में आता है? सम्मात्रिक छंद में ही आता है। कुंडलिया आपका विषम मात्रिक छंद में आता है। कुंडलिया और छप्पय ये भी मैंने दोनों आपको करा रखे हैं। ये दोनों जो है ये आपके 2-2 छंद के योग से बनते हैं। आगे बात करेंगे, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन हम पीछे दे चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 आपके सामने ये रहा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी आपको बतानी है जानहवी, जाह्नवी, जाह्नवी या फिर जानवी। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ये आपके बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। तो घुड़सवार नहीं है, नाक भी नहीं है, पीला भी नहीं है, लंबा है उधर जिसका, वो किसके लिए रूढ़ हो जाता है? ये गणेश जी के लिए रूढ़ हो जाता है। तो 2 के योग से जो तीसरा बनता है और वो चौथे की ओर इशारा करता है वो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं, और ये सभी आपके बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, एक शब्द लिखिए जिसकी गर्दन सुंदर है, उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है जैसे सुगत, सुदर्शन, सुग्रीव या सुगर्दन। तो ऑप्शन सी जो है सुग्रीव वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने या गारसादी तासी ने। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले जो लेखक थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रामवृक्ष बेनीपुरी, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या रामधारी सिंह दिनकर। तो कलम का जादूगर कहा जाता है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी को। अगला प्रश्न नंबर 16 आपके सामने ये रहा, उड्डयन का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उड्डयन का जो सही संधि विच्छेद होता है वो उत प्लस डयनम, अच्छा उड्डयनम, उड प्लस डयनम, उद प्लस डयनम या फिर उड प्लस डयनम। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन ए उत प्लस डयनम। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी संधि है तो दोस्तों यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न नंबर 17, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैराथन 1 आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देखें तब यहाँ पर आएँ। अगर वो देख लेते तो आप इसका आँख बंद करके आंसर लगा सकते थे, क्योंकि मैंने वर्ण, व्यंजन, स्वर और कई तरह के स्वर हैं जो आपके स्पर्श व्यंजन है और उच्चिप्त व्यंजन है, हर तरह के मैंने आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? जिसके कई सार्थक खंड हो जाएं उसको क्या कहा जाएगा? योगरूढ़ कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा, मिश्रित या फिर रूढ़। तो देखिए जो आपके यौगिक शब्द होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, इसलिए उनके 2 या 2 से अधिक खंड हो सकते हैं। तो ये आपका यौगिक शब्द होते हैं जिनके कई सार्थक खंड हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत सभाओं की संख्या, स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये है आपका 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो देखिए प्रत्यय के भी मैंने आपको 2 प्रकार पिछली वीडियो में बताए थे। एक था आपका कृत प्रत्यय और एक था आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, ये 2 तरह के मैंने प्रत्यय आपको बताए थे। कृत प्रत्यय
जो मतलब कृत प्रत्यय जो है वो है जो क्रिया या धातु के पीछे लगते थे, और तद्धित वो है जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते थे। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जो आपके क्रिया या धातु के पीछे लगकर एक शब्द बनाता है और उन शब्दों को कृदंत कहा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, कृदंत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 21, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर आपसे पूछा है, तो आपको बताना है सूचीपत्र, सियार, सहारा या परिषद। तो इनमें कौन आपका स्त्रीलिंग है, तो जो सूचीपत्र है वो आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये सारे पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या फिर समुच्चय बोधक। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि और, वह, एवं, अथवा, किंतु। तो इस तरह के जो ये शब्द होते हैं ये आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा आंसर आपका ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय अभी अभी पीछे मैंने आपको बताया है, रंगीला है, बिकाऊ है, दुधारू है या फिर कृपालु है। तो कृदंत प्रत्यय क्या है, जो आपका धातु या क्रिया में लगकर बना होता है। तो रंग, रंगीला, देखिए रंग में मिला है, रंग से बना है रंगीला, बिकना से बिका है बिकाऊ, दूध से बना है दुधारू और कृपा से बना है कृपालु। तो अब यहाँ पर देखना है कि इनमें क्रिया कौन सी है। क्या रंग कोई क्रिया है, रंग क्रिया नहीं है। दूध कोई क्रिया है, दूध क्रिया नहीं है। कृपा कोई क्रिया है, तो कृपा आपकी क्रिया नहीं है। ठीक है, तो बिकना जो है, बिकना वो आपकी क्रिया है और बिकने में आऊ लगाया है, तो ये आपका क्या बन गया है, बिकाऊ है। यानी मैंने घर को क्या किया, बेच दिया है। तो बेचना क्या है, यहाँ पर क्रिया है और क्रिया में जब प्रत्यय लगता है तो आपका कृदंत प्रत्यय बन जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो ये भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, सारे छंद मैंने पढ़ाए थे आपको, कुंडलिया, हरिगीतिका, सवैया या फिर बरवे। तो दो ही छंद मैंने आपको ऐसे पढ़ाए हैं जो दो दो छंदों के योग से बनते हैं। एक मैंने आपको कुंडलिया बताया और दूसरा मैंने आपको छप्पे छंद बताया था। तो कुंडलिया जो है वो आपका किस किस के मेल से बनता है, तो दोहा और रोला। तो डी आर से आपका डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के। दोहा रोला से बना कुंडलिया, तो डॉक्टर के पास जाना है, ये आप याद रखेंगे। जो आपका छप्पे छंद है वो किस किस के योग से बनता है, तो वो आपका बनता है दोस्तों रोला और उल्लाला। रोला और उल्लाला ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले ही समझा रखे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। अमृत, लोचन, सुधा या पीयूष। तो इनमें देखिए तीन तो एक ही कैटेगरी के हैं और चौथा अलग है। तो वही पहचानना है कि चौथा जो अलग है वो कौन सा है। तो देखिए अमृत, सुधा और पीयूष ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लोचन जो है, लोचन वो यहाँ पर अलग है। लोचन किसका पर्यायवाची होता है, तो लोचन आपका आँख का पर्यायवाची होता है, यानी चक्षु का पर्यायवाची होता है। तो ये यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह घर से बाहर गया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमने आपको कारक जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया कि जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, चिड़िया शाखा से उड़ गई, मतलब कोई चीज़ अगर अलग होती हुई दिख रही है सेंटेंस में तो समझ लेना वहाँ पर आपका अपादान कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह घर से बाहर गया है, यानी घर से वो अलग हुआ है, दूर हुआ है, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। ये उपादान गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में अपादान ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कुंद, इंदु, संदेह, उमा, रमन, वरुण, अमन में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका कौन सा अलंकार ये पूछा है, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इसमें जो आपका अलंकार है दोस्तों वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देह को इंदु के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा।
ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक या फिर पाक्षिक। तो दैविक किससे बनता है? देवी में अगर इक लगाएंगे तो आपका देविक बन जाएगा, यानी कि देवी से बना है। ये आपका समाज से बना है, समाज में इक लगाएंगे सामाजिक बन जाएगा। भौमिक, भूमि में अगर इक लगाएंगे तो आपका भौमिक बन जाएगा। और पक्ष में जब हम इक लगाते हैं तो वो आपका पाक्षिक बनता है, ना कि पक्षिक। यहाँ पर ये आपका पक्षिक लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये पक्षिक नहीं, शुद्ध शब्द जो है वो आपका पाक्षिक होता है। तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? ये प्रश्न भी कई बार आपका ये यूपी टेट में भी पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है, हिंदी भाषा वाले पोर्शन में। तो घाटी कहते हैं, द्रोण कहते हैं, उपत्यका कहते हैं या फिर बेसिन कहते हैं। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि आपकी उपत्यका कहलाती है। और इसका अगर आपसे विलोम शब्द पूछता है तो वो आपका होगा अधित्यका। ठीक है, अधित्यका का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ों के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहा जाता है। और ये उपत्यका का है पहाड़ों के बीच की थोड़ी गहराई वाली, जहाँ पर नमी रहती है, तरल तरी रहती है, उसको उपत्यका कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने ये रहा, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद ने या फिर सदा सुखलाल ने। तो कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आपकी संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत से हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये लगभग हर भाषा में कन्वर्ट हो चुका है, यानी इसका ट्रांसलेशन लगभग हर भाषा में किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित के अगर आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो आप इसका आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो पुरोहित का संधि विच्छेद होता है पुर प्लस हित, यानी कि यहाँ पर आपको विसर्ग देखने के लिए मिल रहा है। तो विसर्ग आपका इसमें है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन सी संधि है तो आप बता देंगे कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही पूछा है, दही खाई या दही खाया, दही जमता है या दही जमती है? तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है? तो दोस्तों दही जो है वो आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो वो आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य को बिना बदले का अर्थ बिना बदले निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। अच्छा, इसका अर्थ नहीं बदलना है और इसमें बताना है कि इसके लिए नकारात्मक वाक्य कौन सा सबसे अच्छा होगा। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं है, या प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका आंसर कमेंट में बताना है। आपको क्या बताना है? 34 का कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है? लास्ट में हम इसका यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी। तो गगनचुंबी का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो ये आएगा गगन को चूमने वाला या वाली। ठीक है, गगन को चूमने वाला या चूमने वाली। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है को। तो कारक चिन्ह आपके कौन से समास में देखने को मिलते हैं? तो बहुव्रीहि में, अव्ययीभाव में, तत्पुरुष में या फिर कर्मधारय में। तो जो कारक चिन्ह है वो आपके तत्पुरुष समास में देखने को मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने ये रहा, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुस्वार कहते हैं, अकारांत कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं या फिर अंतःस्थ कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आपको ए दिखता है ना, ए आता है, वो आपके अकारांत शब्द होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता चुका हूँ कई बार। कमेंट में आप एक बार मुझे बताएंगे, देखना है कि आपको कितना याद है जो मैंने मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताया था। तो नाक पर सुपारी तोड़ना बहुत परेशान करना, इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना या फिर असंभव कार्य करना।
तो इनमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो दोस्तों नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अच्छा, मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर सामान्य पुरुष है? तो ये आपका कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो मुझे जो है वो दोस्तों आपका मैं बता दूं आपको उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 तरह के सर्वनाम मैंने आपको बता रखे हैं। उत्तम पुरुष, जैसे मान लीजिए 2 लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो अगर बात ये कर रहा है, ठीक है, इससे, और ये अपने बारे में बात कर रहा है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, अगर इस तरह के शब्द ये बंदा यूज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तम पुरुष अपने लिए बात कर रहा है, तो उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। और अगर बात ये कर रहा है लेकिन शब्द इसके लिए यूज़ कर रहा है, जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, अगर इसके लिए बी के लिए यूज़ कर रहा है, मैं इसको ए भी मान लेता हूँ, तो बी के लिए अगर सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है तो वो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। और अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसी तीसरे की बात चल रही है, तो तीसरे के लिए क्या यूज़ करेंगे? वह, उसने, उसको, इस तरह के जो ये आपके सर्वनाम होंगे ये आपके अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। तो मुझे जो है वो किस प्रकार का है? वो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तबेली की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? किसी का अपराध दूसरे के सिर, एक दूसरे से लड़वाना, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना या किसी की शिकायत दूसरे से करना। तो तबेली की बला बंदर के सर रखने का मतलब एक दूसरे से लड़वाना तो नहीं होता है, किसी की शिकायत दूसरे से करना भी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपराध किसी का और किसी दूसरे के नाम लग जाना। तो अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ना, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? या फिर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, किसी का अपराध दूसरे के, किसी और का अपराध किसी दूसरे के सर पर मढ़ देना, यही आपका इसका आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही होगा। अगर किस किस को लगता है कि ऑप्शन सी भी इसका आंसर हो सकता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ही होना चाहिए, किसी का अपराध दूसरे के सर। व्यंजना शक्ति का क्या अर्थ है? तो व्यंजना शक्ति का अर्थ क्या है? प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे एकत्रित अर्थ को व्यक्त करना या फिर मूल अर्थ को व्यक्त करना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दोस्तों, व्यंजना शक्ति का अर्थ होता है मुख्यार्थ में छिपे एकत्रित अर्थ को व्यक्त करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए बाकी के 10 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं। अच्छा हाँ, 10 प्रश्न ये करने से पहले मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई है कि जो पिछली मैराथन कराई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत थी, उसमें उसके आंसर को लेकर वो कमेंट कर रहे थे कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। तो चलिए पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इन 10 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने उस वाले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहली मैराथन का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। तो स्टूडेंट्स की ये मानना था कि इसका जो आंसर हमने बताया है वो सही नहीं है। हमने इसका आंसर टोली बताया था, तो क्या इसका आंसर टोली होगा या नहीं होगा? चलिए इसको देखते हैं। इसमें कहा है कि समूहवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 शब्द जो है वो एक समूह के हैं, एक जैसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो चौथा है वो अलग है। तो टुकड़ा, बंडल, ढेर या फिर टोली। तो हमने यहाँ पर इसमें क्या लॉजिक लगाया था कि टुकड़ों से मिलकर बंडल बनता है और बंडल से मिलकर ढेर बनता है और टोली। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, आपकी बात को मैं अगर मानूँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसका जो आंसर है वो ए होना चाहिए। इन्होंने क्या सोचकर बताया कि जो बंडल है और ढेर है और टोली है, तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। बंडल में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़े बड़े बंडल होते हैं। ढेर में भी आपकी एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यानी बड़ी चीज़ है ये ढेर भी। और टोली में भी आपके एक से ज़्यादा लोग या फिर एक से ज़्यादा कोई भी जानवर भी हो सकते हैं, दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपने एकदम सही यहाँ पर कैच की थी कि ये 3 एक जैसे हैं और जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर अलग है। तो समूहवाची शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन जी हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए उस वीडियो में तो करेक्शन करना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर कमेंट में इसका सही आंसर लिख दूंगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर। का चयन कीजिए। तद्भव और तत्सम मैंने आपको बता रखे हैं। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से उठाकर सीधे
बिना चेंज किए हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, और तद्भव आपके वो होते हैं जो संस्कृत से बदल कर फिर उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं तमंचा, रक्षा, शांति और विरोध। तो देखिए शांति, रक्षा और विरोध ये जो है ये आपके संस्कृत से ऐसे ही ऐसे, यानी कि ये सारे तीनों तत्सम शब्द हैं। तमंचा जो है वो आपका यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। वैसे जो तमंचा है वो आपका एक तुर्की का शब्द है, तो इन्होंने पता नहीं क्या सोच कर ये यहाँ पर रखा है। तुर्की का शब्द है तो फिर ये विदेशज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी इसका आंसर यहाँ पर इसी को कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों तो हमारे क्या है, तत्सम ही हैं। विरोध आपका तत्सम है, विरोध आपका तत्सम, हाँ तत्सम ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया? तो क्रिया मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके अलावा एक दो प्रकार और भी बताए थे, जो डिटेल्ड आपकी वीडियोस हैं उनको आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सकर्मक और अकर्मक क्रिया का ही रिकॉल करा देता हूँ। हमने कहा था कि जिस सेंटेंस में आपको क्या प्रश्न का आंसर मिल जाए तो समझ लेना वहाँ पर आपकी क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर आंसर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब इसमें हम क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे कि चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है, तो इसका क्या कोई इसमें आंसर है? क्या उड़ रही है, इसका कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं है। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है, उड़ रही, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आंसर आपको कैसे मिलेगा क्या का, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है कि वह गाता है, वह की जगह आप कुछ नाम भी यूज़ कर सकते हैं, रामू गाता है, रानी गाती है, कुछ भी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह क्या गाता है, ठीक है, तो वह क्या गाता है, तो यहाँ पर आपको क्या का कोई आंसर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जहाँ पर क्या के आंसर में पॉसिबिलिटी मिल जाए या आंसर पूरा पूरा मिल जाए वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए गाने के केस में आप वो कुछ भी गा सकता है, वो आपका गाना भी गा सकता है, वो गीत भी गा सकता है, वो भजन भी गा सकता है, वो कुछ और भी गा सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कुछ ना कुछ गा सकता है। लेकिन जैसे अब यहाँ पर है वह आकाश में उड़ रही है या वह खेल रहा है, तो वह क्या खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, वो कुछ भी खेल सकता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका सकर्मक क्रिया होगी, यानी खेल में भी उसके कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ खेल रहा होगा। ठीक है, तो शेर दहाड़ता है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, शेर दहाड़ता है। अब इसमें आप बताएंगे कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो शेर दहाड़ता है, क्वेश्चन पूछेंगे शेर क्या दहाड़ता है, तो इसका कोई आंसर मिलेगा? कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है नहीं पता, तो फिर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सारे रस और उसका स्थायी भाव मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, जब मैंने आपको डिटेल में वीडियो कराई थी। हिंदी एमएड हिंदी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो विस्मय जो है वो किसका स्थायी भाव है? हास्य का है, अद्भुत का है, शांत का है या फिर विभत्स का है? तो विस्मय जो है वो आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मैंने करा दिया है क्योंकि ये एक देखिए रिपीट हुआ था और 2021 के क्वेश्चन पेपर में शायद मैंने इसको कराया है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को? तो हिंदी को जो राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी भारत में, वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को। और इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आने वाला है अगले महीने में, ठीक है। तो साथ में आप ये बताएंगे, मैंने आपको बताया था कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैंने इसकी पूरी डिटेल में आपको बताई थी। जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था पहला, तब से मनाया जाता है। अब आप इसका मुझे ईयर भी बताएंगे कि वो कब मनाया गया था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन और किस डेट को मनाया गया है, तो उसका भी आंसर आप कमेंट में देंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो तेज, बुद्धिमान, मीठा या फिर पहला, वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या कोई इसके में क्रिया है? कोई क्रिया नहीं है। या रामू बुद्धिमान है, इसने रामू की यानी संज्ञा की
विशेषता बताई है, तो ये आपका सिर्फ विशेषण होगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा। आम मीठा है, आम कैसा है, मीठा है। आम की विशेषता बता दी, ये भी आपका विशेषण होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी आपका सिंपल विशेषण होगा। तो देखिए, अब देखिए मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, वह दौड़ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सरल वाक्य है। अब अगर मैं इसमें एक शब्द और जोड़ दूं कि वह तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने को इसने मॉडिफाई कर दिया है। दौड़ने की विशेषता यहाँ पर बता दी कि वह कैसे दौड़ रहा है, तो वो बहुत तेज दौड़ रहा है या वह धीमा दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या है, दौड़ना एक क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता बताई है इस तेज शब्द ने, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। 45 का आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 46। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की जननी पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या फिर अपभ्रंश है। तो हिंदी की आदि जननी है वो आपकी संस्कृत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत। अच्छा, आदि जननी आपकी संस्कृत है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो रोला में क्या होता है, पहले तो अभी मैंने आपको बताया है। बताइए, जो रोला छंद है वो आपका कौन सा छंद है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है या फिर विषम सममात्रिक है। तो जो दोस्तों रोला है वो आपका सममात्रिक छंद है और इसमें आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 और 13 पर इसमें क्या होती है, यति होती है। तो ये आपके रोला छंद की डेफिनेशन है। छंद में आपको सारे पढ़ा चुका हूँ, आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी। यायावर एक शब्द के लिए, एक शब्द के रूप में किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यायावर एक शब्द है। पूछा है कि ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो या फिर इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यायावर जो है उसका मतलब होता है जो एक जगह पर टिक कर न रह सके। जैसे खानाबदोश लोग होते हैं, घुमक्कड़ घुमंतु लोग होते हैं, उनके लिए भी आपका यायावर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यायावर क्या होगा, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको भी आप अच्छे से पकड़ लेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। चेन्नई में है, हैदराबाद में है, एर्नाकुलम में है या बंगलोर में है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मूल्यांकन है, मुख्यालय है, वो है आपका दोस्तों चेन्नई यानी कि मद्रास में। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का आखिरी प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनना है। तत्सम मैंने आपको बता दिया, तत् मतलब उसके सम मतलब जैसा, यानी संस्कृत के बिल्कुल जैसा का तैसा ही उठाकर रख देना, वो आपका तत्सम होता है। सींग है, बिल्कुल नहीं है। विवाह, डंडा या छेद, तो डंडा भी नहीं है, छेद भी नहीं है। विवाह जो है ये आपका संस्कृत है यानी तत्सम का है। और इसको जो तद्भव अगर पूछ ले तो इसका क्या है, ब्याह, जो हम कहते हैं कि उसका ब्याह है, ये कहते हैं ना उसका ब्याह है। तो ब्याह जो है ये आपका तद्भव है और विवाह आपका तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने 2015 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बहुत जल्दी यहाँ पर मानसिक योग्यता वाले प्रश्न भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न हमने हिंदी के कर लिए हैं जो आपके 2015 के एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, सभी वीडियोस को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।